टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमसीएस 2025 के लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एडिशन ऑफ आयोडीन टू सॉल्ट टू प्रिवेंट गॉइटर इज एन एग्जांपल ऑफ। सॉल्ट के अंदर आयोडीन का जो हमारा एडिशन होता है गॉइटर को प्रिवेंट करने के लिए, यह किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन। सॉल्ट में आयोडीन को ऐड करना एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए, और प्राइमरी प्रिवेंशन का एम होता है हमारा डिजीज के अकरेंस से पहले प्रिवेंट करना, जैसा कि आयोडीन इन सॉल्ट प्रिवेंट करता है गॉइटर के डेवलपमेंट होने से। तो यह हमारा एग्जाम्पल आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ऑफ शिजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल विड्रॉवल, पिक्यूलियरी बिहेवियर एंड इम्पेयर्ड रोल फंक्शनिंग। निम्न में से कौन सी हमारी फेस ऑफ शिजोफ्रेनिया होगी जिसे कैरेक्टराइज किया गया सोशल विड्रॉवल, पिक्यूलियरी बिहेवियर एंड इम्पेयर्ड रोल फंक्शनिंग रहता है? ऑप्शन ए रेजिडुअल फेस, ऑप्शन बी प्रोड्रोमल फेस, ऑप्शन सी एक्टिव फेस, ऑप्शन डी स्टेबलाइजेशन फेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोड्रोमल फेस। प्रोड्रोमल फेस को कैरेक्टराइज करते हैं बाय ग्रेजुअल एंड सब्टल बिहेवियर चेंजेस से, जैसे कि सोशल विड्रॉवल है, इरिटेबिलिटी, अनयूजुअल थॉट्स और डिक्लाइन इन फंक्शनिंग जो होती है वो प्रोड्रोमल फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, द फर्स्ट साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस इन ए नियोनेट इज यूजुअली। नियोनेट के अंदर कोल्ड स्ट्रेस का फर्स्ट साइन क्या है? ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन एंड कूल एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन एंड कूल एक्सट्रीमिटीज। अगर हम बात करते हैं साइनोसिस और टेकिकार्डिया की, तो यह दोनों ही चीजें हमें लेट साइन के अंदर देखने को मिलती है। हाइपोग्लाइसीमिया में भी प्रेजेंट हो सकता है बट यह फर्स्ट साइन नहीं होता है। फर्स्ट साइन के तौर पे हमको देखने को मिलता है पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन एंड कूल एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज जैसे कि हमारे हाथ और पैर होते बेबी के, वो काफी ठंडे पड़ जाते हैं, तो वो हमें फर्स्ट साइन दे रहा है कोल्ड स्ट्रेस का। हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वुमेन विथ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। यहाँ पर हमें डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग वाले केस के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करना है, तो उसके लिए हमारी कौन सी ड्रग है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन सी ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ऑप्शन डी मिजोप्रोस्टोल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रेनेक्सेमिक एसिड। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन की, आइबुप्रोफेन रिड्यूस करता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को। उसके बाद आता है हमारा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओसीपी का यूज जो होता है वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में होता है टू रेगुलेट द साइकिल। ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो कि हमारा राइट आंसर है। ट्रेनेक्सेमिक एसिड जिसे कि हम शॉर्ट में ट्रेनेक्सा कहते हैं, यह एक एंटीफिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन होती है जो कि क्लॉट के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करके मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसे रिड्यूस करती है। इसीलिए इसे हम डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग वाले केस के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिजोप्रोस्टोल की, मिजोप्रोस्टोल का यूज एबॉर्शन या फिर लेबर को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है, ना कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के केस में यूज में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्राइंडिकेशन फॉर एस्ट्रोजन थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो कंट्राइंडिकेशन कौन सी कंडीशन के अंदर रहता है? ऑप्शन ए हॉट फ्लैशेस, ऑप्शन बी वेजाइनल एट्रोपी, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ डिप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ डिप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी पेशेंट का हिस्ट्री है डीवीटी का, तो वहां पर कंट्राइंडिकेशन रहता है एस्ट्रोजन थेरेपी का। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस एक इंडिकेशन होता है एस्ट्रोजन थेरेपी एडमिनिस्टर करने का, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वेजाइनल एट्रोपी की, वेजाइनल एट्रोपी भी बेस्ट रिस्पॉन्स करती है एस्ट्रोजन के साथ में। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्लॉटिंग का रिस्क इंक्रीज होता है, इसीलिए हम हिस्ट्री ऑफ डिप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात करते हैं। एस्ट्रोजन हेल्प करता है प्रिवेंट बोन लॉस इन अर्ली पोस्ट मेनोपॉज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए यूज ऑफ ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग ब्लड, ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स,
ऑप्शन सी रीकैपिंग निडल्स आफ्टर यूज, ऑप्शन डी वियरिंग फेस शील्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर्स दैट मे कॉज स्प्लैशेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रीकैपिंग निडल्स आफ्टर यूज। अगर हम देखते हैं यूज ऑफ ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग ब्लड, हैंड वॉशिंग और इसी के साथ ही वियरिंग फेस शील्ड, तो यह हमारे जो है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के पार्ट है। लेकिन निडल्स को रिकैप करना रॉन्ग और डेंजरस है। इससे क्या होता है, निडल स्टिक इंजरी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए सेल्फ प्रैक्टिस रहती है कि हम रिकैपिंग द निडल को अवॉइड करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस रेसिड्यू ऑफ शुगरकेन। फाइब्रस रेसिड्यू ऑफ शुगरकेन के इनहेलेशन की वजह से कौन सी ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज होती है? ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी बिसिनोसिस, ऑप्शन डी बेगोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बेगोसिस। बेगोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज है जो कि शुगरकेन फाइबर के इनहेलेशन की वजह से होती है। होगा यह ज्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलेगी शुगर इंडस्ट्री वाले वर्कर्स के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं सिलिकोसिस की। सिलिकोसिस किस वजह से होगा? इनहेलेशन ऑफ द सिलिका डस्ट। उसके बाद आता है एस्बेस्टोसिस, इसका रीजन है इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर। फिर आता है हमारा बिसिनोसिस, इनहेलेशन ऑफ द कॉटन डस्ट की वजह से बिसिनोसिस होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉज फॉर वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस का कौन सा कॉमन कॉज नहीं है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी ट्राइकोमोनास, ऑप्शन सी कैंडिडा, ऑप्शन डी गार्डेनेरिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए साल्मोनेला। साल्मोनेला बैक्टीरिया से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं, ना कि वेजाइनाइटिस। इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्राइकोमोनास, कैंडिडा और गार्डेनेरिया जो है इसकी वजह से वेजाइनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारा, A patient with a Foley catheter complains of lower abdominal discomfort. What is the first nursing action? एक पेशेंट है हमारे पास फॉलिस कैथेटर वाला, उसका कंप्लेन है लोअर एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए इरिगेट द कैथेटर, ऑप्शन बी डिफ्लेट एंड रिमूव द कैथेटर, ऑप्शन सी चेक फॉर किंग्स और ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्यूबिंग, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चेक फॉर किंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्यूबिंग। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं इरिगेट द कैथेटर, विदाउट फिजिशियन ऑर्डर हम इरिगेट नहीं करते हैं कैथेटर को। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेट एंड रिमूव द कैथेटर, यह भी हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। सबसे फर्स्ट एक्शन रहेगा हमारा, किसी भी इन्वेंशन से पहले कोई भी इंटरवेंशन करे तो उससे पहले हमें कॉज को असेस करना होता है। यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट दिया गया है, मे भी यह कैथेटर ड्रेनेज जो है उसके किंक या ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर दिया गया एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन से हम सिम्टम को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉज है उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। हमें सबसे पहले एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो कैथेटर है उसका ट्यूबिंग किंक या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाइल असिस्टिंग ए लेबरिंग मदर द नर्स ऑब्जर्व ए सडन ड्रॉप इन फिटल हार्ट रेट, व्हाट इज द इमीडिएट प्रायोरिटी। यहाँ पर हम जब लेबर में एक मदर है उसे असिस्ट कर रहे हैं और नर्स ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो FHR है वो सडनली ड्रॉप हो रही है, तो हमारा इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए नो एक्शन नीडेड, ऑप्शन बी टर्न द मदर टू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिजेरियन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टर्न द मदर टू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। चलिए हम सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए नो एक्शन नीडेड। FHR ड्रॉप हो रहा है, इस केस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेना हमारा सही इंटरवेंशन नहीं रहेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। सडन फिटल हार्ट रेट जो ड्रॉप हो रही है यह इंडिकेट करती है कि पॉसिबल कॉर्ड कंप्रेशन या डिक्रीज प्लेसेंटल परफ्यूजन को। मदर को अगर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर रखेंगे तो इससे क्या होगा, प्लेसेंटा का जो परफ्यूजन है, ब्लड फ्लो जो होगा वो इंप्रूव होगा, जिससे कि फिटल हार्ट रेट जो सडनली ड्रॉप हो रही है उसमें भी हमें ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिजेरियन, यह भी हमारा राइट इंटरवेंशन है, लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है उसे हम इंक्रीज नहीं करेंगे, यह और ज्यादा डेंजरस रहेगा क्योंकि इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट ए यूरिनरी कैथेटर इन ए फीमेल पेशेंट, विच एक्शन एंश्योर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक। एक नर्स जो कि प्रिपेयर कर रही है टू इंसर्ट ए यूरिनरी कैथेटर इन फीमेल पेशेंट के अंदर, यहाँ पर कौन सी
ऐसा एक्शन है जो कि हमें एंश्योर करता है प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को। ऑप्शन ए, क्लीन द यूरेथ्रल एरिया विथ अल्कोहल। ऑप्शन बी, वियर स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग इंसर्शन। ऑप्शन सी, यूज नॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड क्लीन टेक्निक। ऑप्शन डी, आस्क द पेशेंट टू असिस्ट इन होल्डिंग द कैथेटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वियर स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग इंसर्शन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, क्लीन द यूरेथ्रल एरिया विथ अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर म्यूकोसा, इसीलिए अल्कोहल से क्लीन करना प्रॉपर टेक्निक नहीं रहेगी। ऑप्शन बी, वियर स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग इंसर्शन। कैथेटर इंसर्शन जो होता है हमारा एक स्टेराइल प्रोसीजर है जिसके लिए स्टेराइल ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑप्शन सी है हमारा, यूज नॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड क्लीन टेक्निक। यहाँ पर हमें स्टेराइल टेक्निक यूज में लेनी है ना कि क्लीन टेक्निक, और उसके लिए हमें स्टेराइल ग्लव्स चाहिए ना कि नॉन स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि नॉन स्टेराइल ग्लव्स से वही हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, आस्क द पेशेंट टू असिस्ट इन होल्डिंग द कैथेटर। अगर हम पेशेंट की हेल्प लेंगे तो होल्डिंग इन कैथेटर, तो यह हमारा स्टेरिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, A patient is on IV phenytoin for seizures. The nurse noticed purple discoloration and swelling at the IV site. What is the nurse's priority action? एक पेशेंट है सीजर वाला जो कि IV phenytoin रिसीव कर रहा है। नर्स नोटिस करती है कि पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है और स्वेलिंग हो गई है IV साइट पे, तो नर्स की प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, स्लो द इन्फ्यूजन। ऑप्शन बी, अप्लाई वार्म कंप्रेस। ऑप्शन सी, डिसकंटिन्यू द IV and inform physician. ऑप्शन डी, एलिवेट द आर्म एंड कंटिन्यू इन्फ्यूजन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, डिसकंटिन्यू द IV एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, स्लो द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को स्लो करने से हमारा इंटरवेंशन और ज्यादा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्लाई वार्म कंप्रेस। वार्म कंप्रेस अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उससे भी पहले हमें IV लाइन को स्टॉप करना होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पर्पल डिस्कलरेशन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है IV साइट पे, जो कि हमें इंडिकेट करती है पर्पल ग्लव सिंड्रोम की तरफ, जो कि हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है IV फेनिटोइन का। इस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा फेनिटोइन के इन्फ्यूजन को और फिर नोटिफाई करना है फिजिशियन को। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी, एलिवेट द आर्म एंड कंटिन्यू इन्फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्पल ग्लव सिंड्रोम डिटेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारा इन्फ्यूजन को कंटिन्यू करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। नंबर 13 है हमारा, इन नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियस एनोक्सापैरिन टू ए पेशेंट, व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक? एक नर्स है जो कि सबक्यूटेनियसली एनोक्सापैरिन को एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है, तो इस इंजेक्शन को देने के लिए हमारी करेक्ट टेक्निक क्या रहेगी? ऑप्शन ए, एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग। ऑप्शन बी, मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर इन एब्डोमेन विदाउट एस्पिरेटिंग और मसाजिंग। ऑप्शन डी, यूज ए 25 गॉज 1.5 इंच नीडल फॉर इंजेक्शन। चलिए हम सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए, एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग, यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। एनोक्सापैरिन को बिफोर इंजेक्शन हमें एस्पिरेट नहीं करना है। नेक्स्ट, मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन, अगर हम एनोक्सापैरिन सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं तो इसके बाद हम मसाज भी नहीं करते, अदरवाइज ब्रूसिंग होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर इन एब्डोमेन विदाउट एस्पिरेटिंग और मसाजिंग, यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हम जब भी एनोक्सापैरिन को एडमिनिस्टर करते हैं एब्डोमेन में सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है विदाउट एस्पिरेशन और मसाज। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन डी, यूज 25 गॉज 1.5 इंच नीडल फॉर इंजेक्शन, यह भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि हम जब भी सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन देते हैं तो वहां पर हम शॉर्ट नीडल यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ए पेशेंट विद टीनिया क्रोरिस? टीनिया क्रोरिस जिसे कि हम जॉक इच भी कहते हैं, इसके लिए कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन रहेगा? ऑप्शन ए, यूज कॉर्न स्टार्च टू कीप द एरिया ड्राई। ऑप्शन बी, वियर टाइट सिंथेटिक अंडरवियर। ऑप्शन सी, अप्लाई टॉपिकल एंटीफंगल एंड कीप द ग्रोइन एरिया ड्राई। ऑप्शन डी, अवॉइड वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए हम सारे ही ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए, यूज कॉर्न स्टार्च टू कीप द एरिया ड्राई। कॉर्न स्टार्च को यूज में लेना हमारा सही इंटरवेंशन नहीं है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर ट्रैप हो जाती है और इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, वियर टाइट सिंथेटिक अंडरवियर, यह भी हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा क्योंकि टाइट सिंथेटिक क्लॉथ से क्या होता है, फ्रिक्शन और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। टीनिया क्रोरिस अफेक्ट करता है ग्रोइन और इनर थाई को, जिसके की नर्सिंग केयर के अंदर हमको इंक्लूड करना है टॉपिकल एंटीफंगल एप्लीकेशन,
इसी के साथ जो एरिया है हमारा उसे ड्राई और वेंटिलेटेड रखना है। नेक्स्ट है अवॉइड वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया। अगर हम अफेक्टेड एरिया को वॉश नहीं करेंगे तो यह हमारा पुअर हाइजीन की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा हमारा, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म रिंगवर्म इन्फेक्शन इन ए क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग के अंदर रिंगवर्म इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए मॉन्टॉक्स टेस्ट, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, ऑप्शन सी VDRL टेस्ट, ऑप्शन डी वुडलैम्प एलोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। सबसे फर्स्ट आप ऑप्शन ए के अंदर देख रहे हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। आपको पता ही होगा मॉन्टेक्स टेस्ट हम कब करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कहते हैं। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन ऑफ स्किन स्क्रैपिंग, इसमें जो होती है वो फंगल हाइव को अंडर माइक्रोस्कोप विजुअलाइज करके अलाउ करती है और यह हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है क्लिनिकल सेटिंग में रिंगवर्म इन्फेक्शन का। वहीं हम बात करते हैं VDRL टेस्ट की। VDRL टेस्ट हम सिफिलिस के लिए कराते हैं। इसके अलावा वुडलैम्प एलोन, वुडलैम्प जो होता है हमें हेल्प करता है रिंगवर्म इन्फेक्शन में, लेकिन यह एलोन जो है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच लैब वैल्यू मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग सिस्प्लेटिन थेरेपी। ड्यूरिंग थेरेपी ऐसी कौन सी लैब वैल्यू है जो कि हमें क्लोजली मॉनिटर करनी होगी? ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन एंड BUN, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन A1C, ऑप्शन डी सीरम एमाइलेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन एंड BUN। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन HbA1c की, यह जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है सिस्प्लेटिन के साथ में। और वहीं अगर हम बात करते हैं सीरम एमाइलेज की, तो यह जो होता है यह मोर रिलेवेंट है हमारे पेनक्रिएटाइटिस के साथ में। हमें यहाँ पर पूछा गया कि सिस्प्लेटिन के अंदर आप किसे मॉनिटर करेंगे, तो उसका आंसर हमारा सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रहेगा, क्योंकि जो हमारा सिस्प्लेटिन मेडिसिन है यह नेफ्रोटॉक्सिक होता है और नेफ्रोटॉक्सिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीरम क्रिएटिनिन और BUN को मॉनिटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ए पेशेंट रिपोर्ट्स फॉरगेटिंग इवेंट्स फ्रॉम द वीक्स बिफोर स्टार्टिंग ECT, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी लॉस इज दिस। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि पेशेंट जो है वो फॉरगेट कर रहा है इवेंट्स को, और वो भी जस्ट बिफोर ECT स्टार्ट होने से पहले के वीक में जो थे उन्हें फॉरगेट कर रहा है। तो किस टाइप का मेमोरी लॉस यहाँ पर है? ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टिव एमनेसिया, ऑप्शन बी एंट्रोग्रेड एमनेसिया, ऑप्शन सी रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ऑप्शन डी प्रोसीजरल एमनेसिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेट्रोग्रेड एमनेसिया। अगर हम बात करते हैं ECT के बाद में, तो जो ज्यादातर एमनेसिया होता है वो होता है रेट्रोग्रेड टाइप का। चलिए यहाँ पर हमें जो चारों टाइप के एमनेसिया दिए गए उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव एमनेसिया का मतलब होता है जो फ्यूचर टास्क परफॉर्म करने हैं पर्सन उसे रिकॉल नहीं कर पाता है, उसको उसमें डिफिकल्टी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंट्रोग्रेड एमनेसिया की, इट मींस डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन आफ्टर ECT। उसके बाद आता है हमारा रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में पर्सन पास्ट इवेंट को भूल जाता है और स्पेशली जो रिसेंट वन होते हैं, और यह हम एक्सपेक्ट करते हैं पोस्ट ECT। उसके बाद आता है हमारा प्रोसीजरल एमनेसिया। प्रोसीजरल में क्या होता है कि पेशेंट जो पर्सन जो है हमारी स्किल्स को फॉरगेट कर जाता है, जैसे कि राइडिंग बाइक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के अंदर सब इंक्लूड होता है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए सुडो पार्किंसनिज्म, ऑप्शन बी डिस्टोनिया, ऑप्शन सी टार्डिव डिस्काइनेसिया, ऑप्शन डी एग्नोसिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एग्नोसिया। एग्नोसिया एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि मोटर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम क्या होते हैं? यह ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसका कॉज एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन स्पेशली टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच प्रोटीन डज सोयाबीन अप्रोक्सीमेटली कंटेन पर 100 ग्राम। सोयाबीन के अंदर पर 100 ग्राम कितना प्रोटीन कंटेंट होता है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 36 to 40%, ऑप्शन डी 10%। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 36 to 40%। सोयाबीन एक हाई प्रोटीन लेग्यूम है जो कि वाइडली यूज में ली जाती है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के लिए। अगर हम बात करते हैं रोज सोयाबीन की, तो इसके अंदर 36 से लेकर 40% जो होता है प्रोटीन पर 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा,
When teaching a patient with newly fitted hearing aids, the nurse should emphasize which of the following. एक पेशेंट को जब हम टीच कर रहे हैं न्यूली फिटेड हियरिंग एड के लिए, तो यहाँ पर एज ए नर्स हमें किस चीज पर एम्फेसाइज करना चाहिए? ऑप्शन ए, हियरिंग एड्स रिस्टोर हियरिंग टू नॉर्मल. ऑप्शन बी, क्लीन विथ वाटर डेली. ऑप्शन सी, टर्न ऑफ एंड रिमूव बैटरीज व्हेन नॉट टू यूज. ऑप्शन डी, ऑलवेज वियर द एड व्हाइल स्लीपिंग. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टर्न ऑफ एंड रिमूव बैटरीज व्हेन नॉट इन यूज. चलिए हर एक ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए, हियरिंग एड्स रिस्टोर हियरिंग टू नॉर्मल. यह बिल्कुल भी राइट नहीं है. हियरिंग एड्स जो है वो एम्पलीफाई करती है साउंड को, ना कि नॉर्मल हियरिंग को रिस्टोर करती है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके क्लीनिंग की, जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है, क्लीन विथ वाटर डेली. हियरिंग एड्स को क्लीन करने के लिए वाटर को यूज में नहीं लेना है, बल्कि इसे ड्राई क्लॉथ या फिर सॉफ्ट ब्रश की सहायता से इसे क्लीन करना है. नेक्स्ट रहेगा हमारा टर्न ऑफ एंड रिमूव बैटरीज व्हेन नॉट इन यूज. यह हमारा राइट आंसर है. जब भी हम हियरिंग एड को यूज में ले रहे हैं और अगर वह यूज में नहीं आ रही है, तो उसको हमें टर्न ऑफ करके बैटरीज को रिमूव कर देना चाहिए. इससे क्या होता है, बैटरी कंजर्व होती है और लाइफ स्पैन जो होता है बैटरी का वो भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट रहेगा ऑप्शन डी, ऑलवेज वियर द एड व्हाइल स्लीपिंग. हमेशा सोते वक्त इसे पहनने की जरूरत नहीं है. सोते समय हियरिंग एड को अवॉइड करना चाहिए. उसका रीजन ये होता है कि यह डिस्कम्फर्ट करता है, इसी के साथ ही डैमेज भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड और यूज्ड विद कॉशन. निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन का यूज जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, या फिर हमें विथ कॉशन उसे यूज में लेना है? ऑप्शन ए, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस. ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी. ऑप्शन डी, ऑस्टियोमाइलाइटिस. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस के अंदर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेगनेंसी का केस होता है इसके अंदर हम यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर दिया तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और फिर फिटल ऑटोटॉक्सिसिटी करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है फिटल के अंदर. इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया स्ट्रेप्टोमाइसिन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी एट बर्थ एज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस. एट बर्थ जो होता है अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी का रेशियो कितना होता है? ऑप्शन ए 1.7:1, ऑप्शन बी 1.3:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 1:1.3. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 1.7:1. बॉडी को 2 सेगमेंट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट. अगर हम बात करते हैं एट बर्थ पर इसके रेशियो की, तो अपर एंड लोअर सेगमेंट का जो रेशियो होता है एट बर्थ वो होता है 0.7:1. वहीं अगर हम बात करते हैं एट द एज ऑफ 3 ईयर तो वो हो जाता है हमारा 1.3:1. अगर हम बात करते हैं 7 ईयर्स पर तो वो हो जाता है 1:1 रेशियो अपर एंड लोअर का. और वहीं अगर हम बात करते हैं एडल्ट की तो उसके अंदर 1:2 का रेशियो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23. While using a Snellen chart, a nurse should instruct the patient to. जब Snellen chart को यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर एज ए नर्स पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए? ऑप्शन ए, स्टैंड 10 meters फ्रॉम द चार्ट. ऑप्शन बी, कीप बोथ आईज ओपन. ऑप्शन सी, कवर वन आई विदाउट प्रेसिंग ऑन इट. ऑप्शन डी, स्क्रीन द आईज व्हाइल रीडिंग. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कवर वन आई विदाउट प्रेसिंग ऑन इट. सबसे फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन ए, स्टैंड 10 meters फ्रॉम द चार्ट. यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है स्टैंडर्ड डिस्टेंस वो 6 मीटर होती है, ना कि 10 मीटर, तो यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट है ऑप्शन बी, कीप बोथ आईज ओपन. स्नेलन टेस्ट जब होता है तो दोनों आईज ओपन नहीं रहती है, ईच आई इज टेस्टेड सेपरेटली. नेक्स्ट है ऑप्शन सी, कवर वन आई विदाउट प्रेसिंग ऑन इट. स्नेलन टेस्ट करते वक्त एक आई को जेंटली कवर करना है आपको विदाउट प्रेसिंग ऑन इट. नेक्स्ट देखेंगे हम ऑप्शन डी, स्क्रीन द आईज व्हाइल रीडिंग. इससे क्या होगा कि ट्रू विजुअल एक्यूटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी और इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट आएगा, इसीलिए आईज को स्क्विंट नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन ऑफ फॉर मिल्क. फॉर मिल्क जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन ए, हाई फैट एंड लो लैक्टोज. ऑप्शन बी, हाई प्रोटीन लो वाटर. ऑप्शन सी, हाई वाटर हाई लैक्टोज. ऑप्शन डी, हाई फैट एंड हाई कैलोरीज. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाई वाटर एंड हाई लैक्टोज. अगर हम बात करते हैं फॉर मिल्क की
तो यह थीन और वाटरी होता है। इसके अंदर लैक्टोज और वाटर कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है। फॉरमिल्क से बेबी की जो थ्रस्ट होती है वो सेटिस्फाइड होती है। इसमें फैट और कैलोरी कंटेंट एज कंपेरिजन टू हिन मिल्क काफी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। A 38-week fetus is found to have a knuckle cord twice. Which of the following is the most likely contributing factor? नकल कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड जो होती है वो अराउंड द नेक जो है वो रैप्ड हो जाती है। यहाँ पर 2 बार अगर रैप हुई है तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा इस कंडीशन के लिए? ऑप्शन ए ओलिगोहाइड्रोमनियास, ऑप्शन बी मैक्रोसोमिया, ऑप्शन सी लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन डी प्री मैच्योरिटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉर्ड जो है वो 2 बार राउंड हो रही है, मतलब कि यह डिजीज जो है हमारी यह कंडीशन अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड है और यहाँ ऑप्शन में सी हमें दिया गया है लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड, तो वो राइट आंसर रहेगा। अब जब लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड होती है तो 3 चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। एक होता है या तो नकल कॉर्ड हो सकता है, ट्रू नॉट्स हो सकते हैं या फिर कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकती है। तो यह तीनों ही चीजों का रिस्क लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ ज्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ग्रॉस मोटर माइलस्टोन? निम्न में से कौन सा अर्लीस्ट हमारा ग्रॉस मोटर का माइलस्टोन रहेगा? ऑप्शन ए सिटिंग विद सपोर्ट, ऑप्शन बी हेड कंट्रोल, ऑप्शन सी क्राउलिंग, ऑप्शन डी स्टैंडिंग विद असिस्टेंस। यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो हमारा हेड कंट्रोल है वो राइट आंसर रहेगा। हेड कंट्रोल जो होता है वो अराउंड 2 to 3 मंथ्स होता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए सिटिंग विद सपोर्ट, यह अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ पे होता है। क्राउलिंग 8 to 9 मंथ्स पे होता है और स्टैंडिंग विद असिस्टेंट 9 to 10 मंथ के अराउंड होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर अर्लीस्ट पूछा था तो हेड कंट्रोल हमारा अर्लीस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा हमारा द चेस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ एन इन्फेंट बिकम्स इक्वल टू हेड सर्कमफेरेंस एट। इन्फेंट के अंदर जो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस कब इक्वल हो जाता है? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 2 इयर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 1 ईयर। 1 ईयर की एज में जो हमारा इन्फेंट है उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंट ट्रैकियल सक्शनिंग? अगर ट्रैकियल सक्शनिंग हम फ्रीक्वेंटली करेंगे तो उसके साथ कौन सा कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट हो सकता है? ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया एंड म्यूकोसल ट्रोमा, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोक्सिया एंड म्यूकोसल ट्रोमा। फ्रीक्वेंटली सक्शनिंग से हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, म्यूकोसल इंजरी भी हो सकती है। न्यूमोथोरेक्स भी डेवलप होता है लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा ए नर्स इज टीचिंग ए पोस्टनेटल क्लास, विच स्टेटमेंट शुड शी इंक्लूड अबाउट बेबी ब्लू? एक नर्स है जो कि पोस्टनेटल क्लास ले रही है, यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि बेबी ब्लूज के लिए इंक्लूड करना चाहिए? ऑप्शन ए इट यूजुअली रिक्वायर्स एंटीडिप्रेसेंट, ऑप्शन बी इट इज ए साइन ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी इट यूजुअली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट विद इन 2 वीक्स, ऑप्शन डी इट हैपेंस इन ओनली 10% ऑफ न्यू मदर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट यूजुअली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट विद इन 2 वीक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए इट यूजुअली रिक्वायर एंटीडिप्रेसेंट, इसके लिए एंटीडिप्रेसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी मेंटल इलनेस की तो यह मेंटल इलनेस सीरियस लेवल की नहीं है। यह जो होती है वो ऑटोमेटिकली ही रिजॉल्व हो जाती है विद इन 2 वीक्स। और अगर हम बात करते हैं इसके अपीयरेंस की तो 10% नहीं बल्कि 80% न्यू मदर्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। The nurse teaches a postpartum client about sign of complication which should be reported immediately. एक नर्स है जो कि पोस्टपार्टम क्लाइंट को टीच कर रही है अबाउट द साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो कि उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑप्शन ए लोकिया टर्निंग फ्रॉम रेड टू पिंक, ऑप्शन बी ब्रेस्ट एंगर्जमेंट ऑन डे 3, ऑप्शन सी पासिंग स्मॉल क्लोट्स विथ लोकिया, ऑप्शन डी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए लोकिया टर्निंग फ्रॉम रेड टू पिंक, यह हमारी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है क्योंकि लोकिया का जैसे जैसे आगे स्टेज चेंज होता है वैसे कलर चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रेस्ट एंगर्जमेंट ऑन डे 3, जैसे मिल्क आना शुरू होता है तो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट एंगर्जमेंट भी होता है।
उसके बाद है हमारा ऑप्शन सी, पासिंग स्मॉल क्लॉट्स विथ लोकिया। लोकिया के साथ स्मॉल क्लॉट्स भी पास होते हैं, लेकिन अगर यह क्लॉट लार्ज होते तो इसे हमें रिपोर्ट करना होता, क्योंकि हमें यहाँ पर स्मॉल दिया गया तो इसको इमीडिएटली रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। लास्ट आप देखेंगे फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है क्योंकि यह सजेस्ट कर रहा है हमें इन्फेक्शन को, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है।